अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड तो आपको पता ही होगा कि कोई भी मैटर होता है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब पता है कि सॉलिड आपका जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं, बहुत ही नियर, तो इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। और जो गैपिंग नहीं होती है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मतलब स्पेस क्या है, जीरो है। और सॉलिड इतना हार्ड होता है, रिजिड होता है, और उसका क्या, लो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको हम दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। और उनके बीच में इतने क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या हम इसे ये भी कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, आपको बता दिया, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। बस अब ये दो वर्ड्स का मतलब जान जाइए कि क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें बहुत ही प्रॉपर, जैसे कोई इंसान बहुत प्रॉपर तरीके से रहे, कि प्रॉपर तरीके से वेल तैयार हो रहा है, अच्छे से बाल करे, अच्छे से कपड़े पहने, तो उसी तरीके से अगर सॉलिड में बहुत अच्छे से मॉलिक्यूल अरेंज है कि जैसे सोडियम, अगर NaCl हमारा एक क्रिस्टल या एक सॉलिड है, अगर सोडियम के बाद क्लोरीन आ रहा है, फिर सोडियम आ रहा है, फिर क्लोरीन, तो एक क्या सीक्वेंस है ना, तो वो हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सोडियम। एमॉर्फस से एक रेगुलर, कभी कान में पहना ईयरिंग, कभी नहीं पहनी, कभी गले में पहना नहीं, मतलब इरेगुलर है कि कभी कहीं कोई भी मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो सकता है। तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस। जैसे हमारा ग्लास है, रबर है, उसमें हमें क्या दिखता है क्या, कि मॉलिक्यूल्स कैसे अटैच हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, बाइंडिंग फोर्स। देखो, आयनिक सॉलिड होगा तो आपको पता ही है कि आयन कोई भी आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो, उनके बीच में जो भी फोर्स होता है उसे हम कहेंगे आयन फोर्स। NaCl क्या है, एक पॉजिटिव है, देखिए, एक क्या है, नेगेटिव है, तो इनके दोनों में आयंस बनेंगे। NaCl जब ब्रेक करेगा तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स आयंस के बीच में है, तो ये आयन आयन फोर्स हो जाएगा। फिर दूसरा आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। मैंने आपको बता रहा कि डाइपोल डाइपोल क्या होगा फोर्स, कि एक पोलैरिटी हो। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी एटम हो जिस या मॉलिक्यूल हो कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हमको उसको कह देते हैं कि इसमें पोलैरिटी डेवलप है। और या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहाँ होती है हमारी, ऐसे ये देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, जो बॉन्डिंग होगी, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे डायमंड वगैरह है तो उसमें जो बॉन्ड होता है कि शेयरिंग से जो बनता है, आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर शेयरिंग बनता है। तो जो डायमंड्स है, क्वार्ट्ज है, या सिलिकॉन है, ठीक है, वो ये सिलिका है, SI इज सिलिकॉन एंड SiO2 इज कॉल्ड सिलिका, दैट इज रेत। अगर मेटालिक क्या है, कोई भी हमारा क्या हो, मेटालिक बॉन्ड्स हो मेटल्स के बीच में, जैसे सोडियम है, Zn है, ये सोडियम से जुड़े, तो जब दो मेटल आपस में अटैच होंगे तो उसके बीच में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। तो जब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ही हार्ड हो जाता है मॉलिक्यूल। अब देखिए यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल जानने के पहले हमें ये पता है कि यूनिट सेल क्या है। जैसे कि हम अगर NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे, कोई भी हम अगर NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्यूब होगा, उसमें बहुत सारे क्यूब क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब तो उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लैटिस पॉइंट या लैटिस क्या है, मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट कैसा है, 3D में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है। जैसे हम NaCl देखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक Na है और एक Cl है, कई सारे सोडियम और क्लोराइड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है। तो हम ये देखते हैं कि कितने LaCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो कितनी यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई है टू फॉर्म अ लैटिस, इसे हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। और जो उसकी एक यूनिट होती है, जो एक यूनिट है, यूनिट सेल क्या है, जो 3 डायमेंशनल में क्या है, उसकी जो एक यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल के लैटिस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस, या उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। तो ये देखिए ना, यूनिट सेल में क्या है कि आपकी, कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें 6 पैरामीटर का है, कि देखिए 3 तो आपके ये हो गए XYZ डायरेक्शन, और इस पे ये 3 आपकी एज लेंथ होंगी, और ये 3 आपके क्या होंगे, एंगल्स होंगे। 6 पैरामीटर्स है ये देखिए, तो 3 एंगल्स है और आपकी 3 लेंथ्स हैं। 3 लेंथ्स वो आपकी कहाँ का है, एक X में है, एक Y में है और एक Z में है। अब जैसे यूनिट सेल है, ऐसा ही नहीं है कि बस वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक ही टाइप से। इस बेस पे जो हमारी यूनिट सेल है वो
3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल मतलब क्या है, एकदम सिंपल नॉर्मल, ये हमारा क्यूब है, ये यूनिट सेल है, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव सेल। अब फेस सेंटर्ड देखिए, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे, फेस समझते हैं, जैसे कि दीवार है उसके चारों कॉर्नर्स तो हो गए, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे इधर दाएं बाएं सबका होता है ना, तो उन सब पे ये देखिए, ऊपर की, ये नीचे की, ये आगे, ये पीछे, ये दाएं बाएं, तो ऐसे मिलाकर इसके कितने फेसेस हो गए आपके, 6 फेसेस। तो जब फेसेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड क्या है, देखिए हमारा क्या है, कॉर्नर्स पे तो है, फिर हमारी बॉडी के एकदम सेंटर पे, हमारी बॉडी के एक सेंटर पे अगर एक ये हो जाए प्रेजेंट कोई भी हमारा एटम, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये क्या होता है कि हमें ये देखना है कि ये जो हमारा एक कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल है उसका कंट्रीब्यूशन, जो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, मतलब इस एक का इस यूनिट सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे कॉर्नर्स पे हमारे कितने हैं, 8 है, और ये जो एक है इसके ऊपर भी होगा एक, यहाँ एक, इधर एक ऊपर नीचे, तो ऐसे 8 होते हैं। तो इसका एक में कितना है, एक में कितना एक एटम है, तो ये क्या आएगा आपका 8 इंटू 1/8, तो एक यूनिट सेल में एक ही एटम का तो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे 8 जुड़े हुए होंगे। इसी तरह आपका क्या है, अगर फेस सेंटर्ड है तो देखिए फेस सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पे हो उनका तो क्या हो जाएगा 1 एटम, और 6 फेसेस हैं, क्या है हमारी 6 फेसेस हैं देखिए, और 6 फेसेस में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 फेसेस में आप देखेंगे तो ये क्या होगी, एक ऊपर आगे और एक पीछे 2 होंगी, ठीक है, 1/2। एक जो एटम है वो एक साइड पे तो ऐसे ऊपर नीचे दोनों करेगा, यानी एक फेस पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आधा, तो ये क्या हो गया आपका 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4। वैसे ही आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड, आप देखिए बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में देखिए कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन बता रखा है पहले से कि एक होगा, और ये क्या है, ये सबके साथ देखिए कंट्रीब्यूट करेगा, ये सबके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा 2। जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट के हेनरीज लॉ के बारे में बताया था, और हेनरी लॉ इज प्योरली आपका बेस्ड क्या था कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो अब ये देखिए कि सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो गैस जो है वो उस सॉल्वेंट में कितनी घुली हुई है, उसका अमाउंट कैसे, और घुलेगी क्यों, इसका रीज़न जानना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। पोलर गैस समझते हैं, पोलर का मतलब वही होता है जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी, दैट इज कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दो आपके ये एटम के बीच में, तो पोलैरिटी डेवलप है। आप जिसको जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी के बीच में भी आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन हाइड्रोजन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसे आपके एटम जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म नहीं करते हैं, तो या तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं या तो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि क्या है, पोलर, आपने पता कि पोलर पोलम लाइक डिसॉल्व इन लाइक, यह आपने टर्म पढ़ा हुआ है। अब इसी पे ही क्या है कि आपको एक टॉपिक ये क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉलिबिलिटी पे। जैसे क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये आपका लिक्विड है और ये लिक्विड और ये क्या है, गैस है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये क्या मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, टेम्परेचर में एक दूसरे, ये क्या होता है, दूर दूर होने लग जाता है। दूर होने का मतलब हो जाता है कि ये जो गैस है वो लिक्विड में क्या होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। तो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये अंडरस्टूड है कि जब हम किसी लिक्विड या गैस को घोलते हैं तो एक्सोथर्मिक मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट का निकलना। अगर हीट निकल रही है और आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये इस घटेगी। अगर आप ये एक्स्ट्रा आपकी जो हीट है वो निकल रही है, इसे चाहिए ही नहीं, और जबरदस्ती आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। अब उस हेनरीज लॉ के मैंने ग्राफ के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। हेनरीज लॉ का बस ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द जो भी आपका सोल्यूशन होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज कॉन्स्टेंट। इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये आपकी लाइन इक्वेशन होगी, y = mx। इसमें आप पी को वाई एक्सिस पे ले लो, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है आपका
या मोल फ्रैक्शन ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे ये मोल फ्रैक्शन, इस पर इसका जब आप स्लोप वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो आपका स्लोप होगा वो हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा। ये यहाँ पे क्लियर है। अब बाकी टॉपिक्स को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका ये वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर आपको बात समझ में आता है। वेपर मतलब कि वेपर का फॉर्मेशन करे, वाष्प बने, ठीक है। और वाष्प या वोलेटाइल या वेपर कैसे बनेगा। वोलेटाइल सब्सटेंस आपने सुना है। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में भी रहे और आपके क्या रहे, गैस के फॉर्म में भी रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे आप एक और लॉ पढ़ोगे, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है वो आपका वोलेटाइल पे नहीं है, वो किसी भी आपके सॉल्यूशन के लिए है या किसी भी सॉल्वेंट के लिए। लेकिन जब भी हम आप वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो जो वेपर को बना सके या वोलेटाइल जो लिक्विड के फॉर्म में भी रहे, गैस के फॉर्म में भी रहे, वो आपकी प्रॉपर्टी राउल्स लॉ में होती है। अब क्या है कि अगर हम वेपर कैसे बनती है, अगर आप सपोज हम आपसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर वेपर को, जो वेपर प्रेशर को बढ़ा समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखिए हमारा क्या है, वेपर प्रेशर, ये हमारा लिक्विड है और ये यहाँ पे क्या है, जैसे में हीट, ये हमारा वेपर है। तो इस लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर से क्या है, लिक्विड में। तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं आपके कि अगर ये लिक्विड से क्या कर रहा है, वेपर में बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। और अगर वेपर से वो लिक्विड में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एक ऐसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है जिस पे ये दोनों प्रोसेस बराबर हो जाते हैं। तो बाहर से हम क्या करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं जो कि इस कन्वर्जन को या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो जो प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं इस वेपर के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, जो कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन को इक्वल कर दे या मेंटेन कर दे। तो ऐसे प्रेशर जो हम बाहर से एग्जर्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये देखिए मैंने लिख रखा था, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज पार्शियल प्रेशर exerted by vapors over the surface of a liquid when vapors and liquid are in equilibrium। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि जो दोनों आपकी प्रोसेसेस हो रही हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों इक्वल हो जाएं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके वेपर प्रेशर का उन पर फ़र्क पड़ता है या अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर से, सपोज अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर है, नॉट अ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, घुलना। वेपर प्रेशर क्या है कि हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं उस वेपर के ऊपर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा वेपर प्रेशर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके गैस, ये लिक्विड और उस पर गैस की जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनके पास एक अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो ये फ्री हो जाते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। जब मूव करने लग जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। रैंडमनेस बढ़ेगी क्योंकि ये वो होके क्या होंगे, और डिजोल्व होने चले जाएंगे वेपर में, वेपर का फॉर्मेशन करने लगेंगे। वेपर का फॉर्मेशन जब करने लगेंगे तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा उस दोनों प्रोसेस को इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब हम नेचर की बात करते हैं। नेचर में कहने का मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में पास होंगे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकता है या दूर दूर से हो। तो अब ये देखिए कि अगर दूर दूर है, जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। दूर दूर है तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। हम तो अगर फोर्स की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल्स के बेस में बस हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ही बात करेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे ही अगर अब क्या होगा, ज़्यादा है तो इसके बीच का जो फोर्स है वो वीक होगा। फोर्स अगर वीक है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ऐसा आप देख लीजिए, डाईमेथिल ईथर, ये आपका डाईमेथिल ईथर है और ये आपका क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल को आपको पता है कि ये C2H5OH होता है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और आपका एथिल जो ईथर है उसका कम हो जाएगा। अब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ बॉयल करे या उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर की इक्वल हो जाए, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो बॉयल होता चला जाएगा। तो ऊपर का वैसे प्रेशर, क्योंकि जब बॉयल करोगे तो बॉयल क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा आप उसका बढ़ा रहे हो, बॉयल कर रहे हो। तो जब बॉयल कर रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम आपके बात करते हैं राउल्स लॉ की। अब बस ये लॉ समझ लीजिए कि राउल्स लॉ जो है आपका प्योरली वोलेटाइल सब्सटेंस पे है, और ना कि किसी गैस के। वोलेटाइल का कहने का मतलब है कि आपका एक गैस है और उस पर एक लिक्विड है, तो ये दोनों हैं,
ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमने आप लोगों को राउल्स लॉ बताया था कि राउल्स लॉ में क्या होगा कि इट स्टेट्स फॉर अ सब्सटेंस ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड कि अगर इन दोनों दो लिक्विड्स हैं, एक को हम क्या मान लें, अब पीए मान लें, और एक दूसरा हम लिक्विड ले लेते हैं, उसे हम क्या मान लें, पीबी मान लें, तो जो टोटल आपका ये जो प्रेशर होगा वो इन दोनों लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इन दोनों के वेपर प्रेशर को अगर हमें निकालना है तो पीए इज इक्वल टू, ये इसका प्योर स्टेट में, यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम पहले लिक्विड की बात करें तो ये आपका गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। तो ये प्योर स्टेट में इसका प्रेशर क्या है, पीए है, और इस होल्स का प्रेशर जो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट का दूसरा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, देखिए क्या इस फॉर्मूले से आप देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब उसकी इफिशिएंसी, यानी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है कि जब भी आप देखिए कोई भी आप यूनिट सेल बनाते हो, कोई भी क्रिस्टल बनाते हो, उसकी ये एक क्या है, यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है उसको, और हम ये ले लें कि वॉल्यूम ऑफ जितने इसके स्फेयर हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ऑल द स्फेयर इस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में कितने स्फेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको अगर हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, और अगर तो आपको पता है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, किसी का एफिशिएंसी निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि जितना वॉल्यूम स्फेयर ही है, ये जो आपके यूनिट सेल में ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो स्फेयर लाइक है, स्फेयर उस वॉल्यूम को हम टोटल इसके वॉल्यूम से, टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी, या पैकिंग फ्रैक्शन ही तो है ये। पैकिंग इफिशिएंसी में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन करते तो इट इज ओनली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आपको ये पता है कि यूनिट सेल आपकी कितने टाइप्स की होती है, 3, एक सिंपल क्यूबी, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। अब अगर हम इसकी बात करते हैं सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल, आपको पता है कि अगर मैंने प्रिमिटिव या कहा है या सिंपल क्यूबिक कहा है, यानी इसके कॉर्नर्स पे क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बता रखा है ये कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होते कि इनके बीच में गैपिंग होती है या अलग अलग दिखाई देते हैं, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो अगर हमें आप ये देखिए कि ये इसकी क्या है, कोई भी स्फीयर हो आपको पता है कि ये उसकी रेडियस होती है हाफ, और ये पूरा इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये इस यूनिट सेल की, ये इस आपके क्यूब की ये क्या है, एज लेंथ, ए को हम क्या कहते हैं, एज लेंथ। देखिए हमने नोट्स में मेंशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगर पूरे ए की बात करते हैं तो हाफ रेडियस इसका और हाफ रेडियस इस सर्कल का, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ स्फीयर, हमें क्या करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल देन टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम नंबर ऑफ स्फीयर, पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्फीयर इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ये पहले मैंने बता रखा है कि नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, कि आपको पता है कि इस सारे कॉर्नर्स पे कितने हैं, आप इसको देखिए तो कितने कॉर्नर से 8 है, 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या 8 एटम इसके प्रेजेंट है। तो एक, अगर हम एक इसकी बात करते हैं, एक एटम की बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि ये देखिए एक ये यूनिट सेल है, इसके बगल में एक और होगी, तो इसका क्या, इसका कंट्रीब्यूशन देखिए, एक इससे है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक ऊपर से है, एक इसके नीचे से है, इस पीछे भी इसके एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो कितने से है कि 8, एक का ही कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर 1/8 को हम 8 से 8 कॉर्नर से उसका डिवाइड करेंगे तो एक ही यूनिट सेल तो एक उसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि नंबर ऑफ स्फीयर, एक यूनिट सेल क्या है, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल। तो कितने देखिए आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल आपके कितने आ रहे हैं, कि ये एक ही के साथ तो कर रहा है, तो वो क्या आ गया आपको 1 आ गया। और आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है कि 4/3 πr³ होगा। और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्या होता है, क्यूब को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। और ये इसकी एज लेंथ कितनी है 2r का क्यूब कर देंगे तो ये 8r³ हो जाएगी। अब देन पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर, इसमें एक ही है देखिए, ठीक है, इसमें क्या आपका हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया आपका πr³, और देन आपकी रेडियस क्या हो गई 8r π³। इससे जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो क्या आएगी 52.4%। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ये तो इसका आ गया आपका, क्या आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 52.4 आपका क्या हो जाएगा
पैकिंग इफिशियंसी। बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड आप देखिए, ये देखिए बॉडी सेंटर्ड मैंने क्या बताया, कॉर्नर्स पे तो होंगे साथ में आपके सेंटर पर भी होंगे। तो ये देखिए स्फेयर का ये एक आर रेडियस, ये एक आर, और बीच में पूरा सर्कल, ये पूरा स्फेयर, तो इसकी क्या हो गई 2r। तो ये ए इज इक्वल टू आपका, अब ये देखिए ये कैसे बनेगा आपका, ये बीच वाले तीन इसके स्फेयर्स है, और ये आपकी एक ए ये और एक ए ये। तो अगर आपको ये आपका जो सी क्या है, ये इसको अगर हम सी मान लें तो सी इज इक्वल टू आर, आर ये 2r और एक आर क्या हो जाएगा 4r। ठीक है, 4r इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4r। अगर आपको निकालना है कि अगर आप 4r निकालेंगे तो ये वाली लेंथ को देखिए, ये वाली लेंथ को, कि अगर आपको सी निकालना है देखिए, तो सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये देखो ए स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है सिंपल क्यूबिक है या ये एक क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, कई सारे तुम्हारे आपके मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज कर दे तो आपको दिख रहा है कि आप ये कहेंगे कि ये पूरा टोटली एकदम पैक्ड है। लेकिन तो ये जो टोटली पैक्ड है, इसी हम इसे क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी, या कितना पैक्ड है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बीच में देखिए गैप्स भी हैं, गैप्स भी हैं। तो इस गैप्स से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कि कितना पैक्ड या कितना टाइटली अटैच है और कितना उसके बीच में गैप है। ऐसा करने के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा यूनिट सेल है, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, और इस पूरे यूनिट सेल में, इस पूरे यूनिट सेल में जो भी आपके स्फेयर अरेंज है वो उसका वॉल्यूम क्या है। क्योंकि बीच बीच में देखिए क्या है, वॉइड्स है, गैपिंग है, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है इस पूरे वॉल्यूम से, उसको डिवाइड कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है, ये देखिए। और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी की कितने परसेंट ये क्या है, इसमें पैक्ड है, और कितने परसेंट इसमें गैपिंग है। अब क्या है, इसके लिए आपको 3 स्ट्रक्चर जो पहले मैंने बता रखा है, वो पहला आप क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल है, तो इसका अगर हमें ये निकालना हो कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो आप ये देखिए, आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं मॉलिक्यूल्स, देखिए आपके कॉर्नर्स पे होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये इस क्यूब की एज लेंथ है, इसे हम क्या कहते हैं, ए। और ये आपका क्या है, ये एक स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है। तो ये एक स्फेयर की देखिए आधी ही, अगर आप इसे ऐसे बनाइए, ये अलग से ऐसे करके, तो ये और ये इसकी आधी रेडियस ये इसके साथ है, और आधी रेडियस क्या है, इसके साथ है। होल पूरा आपका ये क्या है, डायमीटर है। तो अगर हम ए की आपको वैल्यू पूछे, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एज लेंथ, आर क्या है, रेडियस, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। और आपको पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ जो आपके स्फेयर्स होते हैं पर यूनिट सेल कितने होते हैं, एक। आपको बता रखा है कि 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी हमें या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑक्यूपाइड बाय द सेल, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा, ये देखिए आपकी ये ए क्यूब नहीं होगा कि इस आपके स्ट्रक्चर में क्या है, हाइट भी है और लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो ए क्यूब, तो आर क्यूब, तो आर ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या है आपका 2r। तो इस 2r का क्या कर देंगे, आप क्यूब कर देंगे। तो ये देखिए इसको ये यहाँ पे आप 4/3 है, 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे क्या हो गया 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब। और आपके ये क्या निकलेगा, ये आपके पैकिंग फ्रैक्शन है, 0.524 इज अ पैकिंग फ्रैक्शन। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो आपकी पैकिंग इफिशियंसी निकल आई है। अब सिंपली आप ये देखिए कि अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे देखिए इस वाले स्ट्रक्चर से देखिए, बॉडी सेंटर्ड में मैंने आपको क्या कहा था कि एक सेंटर में भी होगा और कॉर्नर्स में भी होगा, सिर्फ एक सेंटर में। अगर हमें अब इसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी है या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इसकी क्या है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है। अब ये देखिए एक आर, ये दूसरा आर, ये एक इसका तीसरा और ये एक इसका चौथा। अगर इस पूरे को हम सी मान लें तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया है 4r है। अगर हमें इस पॉइंट से ले करके
इस पॉइंट तक पहुंचना है। एक आप देखिए कि आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंचना है और बीच में आपका एक क्या है, बॉडी सेंटर। तो ये आप ये जाएंगे, ये ए और एक आपका ये ए। तो सी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a²। और c इज इक्वल टू क्या है, 4r, इसीलिए मैंने नोट्स में लिख रखा है 4r इज इक्वल टू √3a²। अब बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ क्या होता है स्फीयर्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्फीयर, टोटल वॉल्यूम वही आपका होगा, a क्यूब होगा। a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4r इज इक्वल टू √3a है, तो a इज इक्वल टू 4r/√3, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका पैकिंग इफिशियंसी 0.68 आएगी पैकिंग फ्रैक्शन, और इफिशियंसी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी 68%। फिर तीसरा आपका क्या है, आपको पता है तीसरा आपका क्या है, ये फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में देखिए, फेस सेंटर्ड मैंने आपको क्या कहा था कि ये आपका एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ हमने क्या कहा था कि फेस पर भी हो, ठीक है, फेसेस पर भी हो। अब ये आपकी क्या है, ए एज लेंथ, ये भी क्या है एज लेंथ। अब यहाँ आप रेडियस देखोगे 1r 1r और ये, तो अब ये और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर आप मान ले कि यहाँ से ये अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे इसको, a² प्लस a² इज इक्वल टू 4r आपका आ गया, 4r ये हो गया 4r, ठीक है। अब इसकी जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी इसे आप निकाल लो, ये आएगा ना, a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4/√2r आ जाएगा। अब देखिए फेस सेंटर्ड में आपको क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ स्फेयर्स इन अ फेस सेंटर्ड 4 हो गया, तो 4 को आप किससे करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप नीचे क्या करेंगे, ए की वैल्यू दिस है, वॉल्यूम किसका क्यूब कर देंगे, तो इससे जो पैकिंग इफिशियंसी निकलेगी वो 74% होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या होगा 0.7474। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताया था सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड के बारे में। बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या कहा था कि सेंटर पे भी एक जो होता है आपका एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि ये बॉडी सेंटर है तो आपको पता था कि डायगोनल्स पे ये सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। यहाँ एक बार इसको बना के मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए अगर ये ऐसा है तो एक तो देखिए यहाँ पे है, एक सेंटर में है और एक आपका ये है, तो ये तो आपका R 2R और ये R, ये टोटल तो क्या हो गया 4R हो गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो एक ये की इसकी एज लेंथ, एक ये इसकी एज लेंथ और एक ये इसकी एज लेंथ, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए जो यहाँ पे मैंने बना रखा है C, तो ये तो आपका A हो गया। और इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए ये जो आपका A और A, इसी A को इस वाले A को इस वाले A को हमने जब क्या किया तो वो आपका क्या आ गया a² प्लस एक a²। अगर इसको ट्राइंगली ऐसे करेंगे तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, तो a² प्लस a², तो ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी √2a²। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है √2। अब ये वाली लेंथ हो गई √2, ये आपका क्या हो गया है 4r, तो 4r इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस की लॉ से a² इज इक्वल टू ab² प्लस bc², यू हैव ऑलरेडी नोन। अब ये मैंने आपको बताया कि ये जो c है इसके इक्वल हो गया। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें ये c इसकी क्या निकल गई, ये इसका क्यूब कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ये आपका आ गया। और बाई हम आपको क्या है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर, तो आपको पता है कि FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर यूनिट सेल कितने निकलते हैं आपके, BCC में 2, एक ही आपके सेंटर का। और एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो इस कॉर्नर की बात करते हैं कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि जो ये एक बॉल है, ये एक यूनिट सेल की जो ये एक बॉल है, ये कंट्रीब्यूट कितनों पे कर रही है 8 पे। इसके ऊपर ये देखिए एक ये, एक 2, एक 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 के साथ करती, इसलिए इसको 1 कि एक का कंट्रीब्यूशन मतलब एक बॉल ही तो है जो 8 जगह, तो ये नंबर ऑफ एटम कितने निकले 1, तो एक ये हो गया और एक आपका सेंटर हो गया, इसको मिला के कितने हो गए 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रखा था 4/3 पार r क्यूब, टोटल वॉल्यूम दिस, और इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 68%। अब यहाँ पे देख लीजिए फेस सेंटर्ड में की बात कर रहे हैं, तो फेस सेंटर्ड में क्या बताया था कि फेस पे भी प्रेजेंट होंगे, ये तो 4r हो गया, और ये a², ये
फिर यहाँ पे आपकी क्या आ गई, पाइथागोरस वो आ गई। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ए इज इक्वल, ये निकालोगे आप तो ये आपकी 4r हो गई, 4r, तो ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 4/√2r हो जाएगी, और वॉल्यूम इसका क्यूब कर दोगे। फिर इन एफसीसी में मैंने आपको बता रखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन यूनिट सेल 4, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस नीचे अपॉन टोटल वॉल्यूम से। अब बेस्ट पैकिंग होती है एफसीसी में, इसका क्या मतलब होता है, 74% निकलने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इतने अच्छे से पैक्ड है, इतना पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उनके बीच पे जो वॉइड्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते। टेट्राहेड्रल भी है, ऑक्टाहेड्रल भी, बहुत सारे वॉइड्स है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एफसीसी में मॉलिक्यूल्स का जो पैकिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बीसीसी, एज़ कम्पेयर टू आपका सिंपल क्यूबिक। सबसे कम होती है सिंपल क्यूबिक में, उसके बीच में गैपिंग होती है।